अरे दीपाली, क्यों इतनी बूढ़ी कामवाली को रखा है? कोई जवान रख लो। दूसरी बोली, अरे ठीक है, देखो इसके कंपते हाथ पैरों को। ऐसा लग रहा है जैसे कठपुतली डांस कर रही है, जैसे काम के साथ साथ कठपुतली नाच दिखाकर हमारा मनोरंजन भी कर रही है। इतना कहकर वो बेशर्मों की तरह हंसने लगी। दीपाली की एक सहेली कांता जी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उनसे कठपुतली डांस करवाने लगी। सबके बीच अपना तमाशा बनता देख कांता जी की आंखें भर आई। कांता जी का आत्मसम्मान आज तार तार हो रहा था और उनकी बहू भी अपनी सहेलियों के साथ खी खी कर रही थी। यह सब देखकर लक्ष्मी की आंखें भर आई। कांता जी लक्ष्मी को अपनी बेटी मानती थी, तो एक बेटी अपनी माँ का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने सब्जी का थैला वहीं दरवाजे पर पटक दिया और दनदनाते हुए 2-3 तमाचे दीपाली की सहेली के गाल पर जड़ दिए और गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती एक बूढ़ी औरत को इस तरह अपमान करते हुए? अपनी माँ का तमाशा बनाकर देखना कभी ऐसा ही, तब पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। लक्ष्मी, तेरी इतनी हिम्मत कि एक तमाचा दीपाली के गाल पर पड़ा। माफ़ी चाहूँगी मैम साहब, लेकिन इस थप्पड़ के लिए नहीं। पर आज मुझे साहब को सब बताना होगा और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने आपको थप्पड़ मारा। इसके बाद चाहे मुझे कोई काम मिले या नहीं मिले, लेकिन जिसका नमक खाया है उसका अपमान होते नहीं देख सकती। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है लक्ष्मी, मैं सब अपनी आँखों से देख चुका हूँ। इतनी देर से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ऋषि दरवाजे पर खड़ा था। अचानक दीपाली ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर ऋषि लाल आंखें और दांत बींचता हुआ खड़ा था। ऋषि को देखकर दीपाली और उसकी सहेलियों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऋषि को गुस्से में देखकर दीपाली की सारी सहेलियां धीरे धीरे खिसकने लगी। खबरदार, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो, ऋषि ने सबसे चिल्लाकर कहा तो सारी सहेलियां चुपचाप सहम कर अपनी जगह बैठ गई। ऋषि ने खींचकर 2 तमाचे दीपाली के गाल पर जड़ दिए और उसे हाथ से पकड़कर कांता जी के पैरों में झुका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? और बाकी दीपाली की सहेलियों को फ़ोन करके अपने पतियों को यहाँ बुलाने के लिए कहा। सब ने डरते डरते अपने पतियों को फ़ोन मिलाया। इतने में कांता जी बेहोश होकर गिर पड़ी। ऋषि की नज़र जैसे ही माँ के पैरों पर पड़ी, उसकी आंखें फैलकर चौड़ी हो गई और सोचने लगा कि माँ ने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला था। अभी कुछ दिन पहले का दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उस दिन रविवार का दिन और चिलचिलाती दोपहरी थी। माँ आओ, माँ कहाँ चली गई? ज़रूर बाबूजी की डायरी लेकर बैठी होगी। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। छुट्टी का दिन था, माँ के साथ बैठता, पर नहीं, सो गया। साल भर हो गया बाबूजी को गए हुए और माँ ने ना जाने उस डायरी को कितनी बार पढ़ चुकी थी, फिर भी उसे अब सीने से लगाए रखती है। बाबूजी अपनी रोज़मर्रा की बातों को उसमें लिखते थे। लगता है माँ को उसमें बाबूजी के होने का एहसास मिलता है। अरे माँ, आप बाहर से आ रही हैं और ये क्या, आप तो ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गई हैं। इस चिलचिलाती लू वाली दोपहरी में बाहर निकलने की ज़रूरत क्या थी? आइए आप यहाँ बैठिए, ऋषि अपनी माँ कांता जी से कहता है। कांता जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने एक पॉलीथीन ऋषि को देते हुए कहा, बेटा बहू को कह दो मैं नींबू ले आई हूँ। मेरे लाल, मुझे पानी पिला दे, वरना ऐसा ना हो कि तेरी माँ के प्राण निकल जाएं। कहते कहते कांता जी की सांस उखड़ने लगी। ऋषि भाग कर गया और एक गिलास पानी लेकर माँ को पिलाया। तब जाकर उन्हें सांस में सांस आई। ऋषि बोला, क्या ज़रूरत थी इतनी धूप में नींबू और पुदीना लाने की? और क्या आपको दीपाली ने कहा था ये नींबू और पुदीना लाने के लिए? रुकिए, मैं अभी पूछता हूँ। इतना कहकर ऋषि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, दीपाली कहाँ हो, बाहर आओ। ऋषि बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर दीपाली अपने कमरे से भागी भागी आई। कांता जी की हालत देखकर वो सब समझ गई और बोली, अरे मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था कि जब ऋषि आएंगे तो नींबू ले आएंगे, पर आप मेरी एक बात नहीं सुनती हैं। अरे बिना नींबू
पानी के भी एक दिन रहा जा सकता है। हाँ ऋषि बोलिए, आप क्यों बुला रहे थे? ऋषि बोला, क्या तुमने ये नींबू और पुदीना नहीं मंगवाया? क्या माँ आपकी मर्जी से इस वक्त बाजार गई थी? तभी दूसरे कमरे से बहू की माँ आई और दंदनाते हुए बोली, अगर इस घर में एक चींटी भी बीमार पड़ जाए तो उसकी दोषी मेरी बेटी क्यों होती है? आपकी माँ को भी शौक था नींबू पानी पीने का। हमने तो मना भी किया था, पर इन्होंने हमारी एक न सुनी और चली गई। इतना कहकर दोनों माँ बेटी इशारों में बातें करने लगी। ऋषि ने बड़े प्यार से कांता जी को समझाया, माँ नींबू पानी पीने की इतनी भी क्या ज़रूरत थी? अगर आपको तलब थी तो शाम तक रुक जाती, मैं ले आता। आप भी ना माँ बच्चों की तरह जिद करती हैं। कांता जी आश्चर्य से बहू और समधन जी की तरफ देखने लगी और धीमी धीमी आवाज़ों में बेटे को समझाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। ऋषि माँ को सांत्वना देते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं समझ गया, आपकी कोई गलती नहीं। बस दीपाली माँ के लिए नींबू पानी बना देना और सबके लिए खाना भी लगा दो, फिर माँ थोड़ा आराम करेगी। इतना कहकर ऋषि वहाँ से चला गया। दीपाली कांता जी से बोली, क्या मम्मी जी, एक काम आपसे बोली वो भी आपसे नहीं हुआ। एक तो आधे घंटे में आप 4 नींबू और ये सूखे पुदीने के पत्ते लेकर आई हैं, ऊपर से अपने बेटे के सामने ये जताने लगी कि मैं आपको परेशान करती हूँ। कांता जी कांपते हुए स्वर में बोली, पर बहू तूने ही तो नींबू और पुदीने के पत्ते मंगवाए थे, फिर ऋषि के सामने झूठ क्यों कहा? मीनाक्षी देवी बोली, समधन जी बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे नींबू पानी बनेगा तो आप नहीं पिएंगी। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती है, और आप इतना भी नहीं कर सकती? छी छी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली गई। ये एक दिन की बात नहीं थी। जब जब मीनाक्षी देवी बेटी के घर आती, कांता जी का जीना दुर्लभ हो जाता था। 3 दिन बाद मीनाक्षी देवी के पति की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो आप वापस अपने घर चली गई। कांता जी ने चैन की सांस ली कि कम से कम परेशान करने वाला कोई एक ही होगा। वक्त बीता, जो बहू पति के सामने उसकी माँ की इज्जत करते नहीं थकती थी, पति के जाते ही उस माँ की इज्जत उतारने में संकोच भी नहीं करती थी। एक दिन दीपाली की कामवाली लक्ष्मी बोली, भाभी मेरे भतीजे का मुंडन है, हो सकता है कुछ रोज़ मैं नहीं आऊँगी। दीपाली बोली, ये क्या कह रही हो? घर के काम कौन करेगा? क्या पोछा और बर्तन मैं करूँगी? मेरे नाखून नहीं खराब हो जाएंगे? अरे तुम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते और मुंडन और त्यौहार मनाती हो, दिमाग तो सही है जगह है। लक्ष्मी बोली, भाभी अगर हम त्यौहार मनाते हैं तो कौन सा पैसे आपसे मांगते हैं? अरे मेहनत करते हैं तभी तो खाते हैं और त्यौहार मनाते हैं। और क्या अमीर लोग ही अपने बच्चों का जन्मदिन और मुंडन कर सकते हैं? हम गरीब लोगों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो कोई और काम वाली रख लेना। फालतू की बातें मुझे मत सुनाना, मैं तो कल से नहीं आऊँगी। इतना कहकर वो बचे हुए काम करने लगी और दीपाली गुस्से में अपने कमरे में चली गई। कांता जी ने उन दोनों की सारी बातें सुनी और एक गिलास पानी लक्ष्मी को देते हुए बोली, लक्ष्मी बहुत थक गई हो, इसे पी लो बेटा। वो बोली, अम्मा जी एक आप ही हैं इस घर में जो गरीब को भी इंसान समझती हैं। आपको देखकर मैं आती हूँ, वरना इस घर में काम करने की बिल्कुल जी नहीं करता। कांता जी बोली, बेटा तुमसे एक विनती करूँगी, जितनी जल्दी हो सके अपने भतीजे का मुंडन निपटा कर आ जाना, वरना जानती हो घर के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। बहू अपनी सास का सोचती नहीं है। तुम अगर मुझे अपनी माँ समान समझती हो, जल्दी आने की कोशिश करना। इतना कहकर कांता जी अपने आंसुओं को पोंछने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। लक्ष्मी उन्हें देखकर सोची, हे ईश्वर, क्यों ऐसी ज़िंदगी देते हो जहाँ पैसे कमाने वाले बच्चे तो होते हैं पर माँ की कदर करने वाली बहू नहीं होती। जिसके पास सास नहीं होती है वो सास के लिए रोती है, और जिसके घर में सास है वो उनकी इज्जत नहीं करती। न जाने इस धरती का बोझ कब तक बढ़ता रहेगा। इतना कहकर वो दूसरे के घर काम करने चली गई। अगले दिन सुबह कांता जी अपने वक्त पर जग गई। स्नान ध्यान करके भगवान को अगरबत्ती दिखाकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। बेटा सुबह जाग गया और बोला, माँ इतनी जल्दी
जग गई। एक तुम हो, एक तुम्हारी बहू है। चलो ठीक है, मैं सैर करके आता हूँ। ऋषि के निकलते ही दीपाली आई और बोली, मम्मी जी आप यहाँ बैठी हैं, आपको पता है ना लक्ष्मी नहीं आएगी। फटाफट इनके नाश्ते की तैयारी कीजिए, तब तक मैं बबलू को जगाती हूँ। याद रखिएगा 3-4 दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे खाकर आपके शरीर पर भी चर्बी चढ़ गई है तो वो भी सही हो जाएगी। अब चलिए, भी मेरा मुंह क्यों देख रही हैं? इनके आने से पहले सारी तैयारी हो जानी चाहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। बेचारी कांता जी की अब तो कमर भी टेढ़ी हो गई थी, फिर भी अपने बेटे के लिए जैसे तैसे उन्होंने नाश्ते की तैयारी की। करीब 1-1.5 घंटे बाद दीपाली जल्दी जल्दी रसोई में आई और एकाएक बोली, मम्मी जी बचा हुआ काम मैं कर लूँगी, जाइए आप थोड़ी देर पंखे में बैठिए। कांता जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर बहू उन्हें आराम करने कैसे बोल रही है। जैसे ही वो रसोई से निकली उन्होंने देखा ऋषि बाहर से आ रहा था। वो सब समझ गई कि इसी कारण बहू ने उन्हें रसोई से बाहर भेज दिया। पत्नी को रसोई में काम करते देख ऋषि बोला, क्या बात है, आज तो तुम रसोई में लगी हो। दीपाली बोली, 4 दिन तक लक्ष्मी नहीं आएगी, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। नाश्ता तैयार कर दिया है, आप फटाफट तैयार हो जाइए। और हाँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, ऑफिस जाते समय बबलू को स्कूल छोड़ते हुए जाइएगा, और कोई तो मदद करता नहीं, कम से कम आप ही कर दीजिए। ऋषि ने हाँ में इशारा किया और चला गया। 2 दिन तक छुपन छुपाई वाला खेल चलता रहा, पर सच्चाई कब तक छुपी रहेगी? एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाती है। दीपाली ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर चाय नाश्ते के लिए बुलाया और कांता जी से बोली, मम्मी जी पनीर के पकोड़े, चाय, थोड़ा सा हलवा बना दीजिए और थोड़ा ज़्यादा बना दीजिएगा ताकि रात में ये भी खा लेंगे। कांता जी बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी। 2 दिन बाद लक्ष्मी आ जाए तब तुम अपनी सहेलियों को बुला लेना। दीपाली ने कहा, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सबको न्योता दे चुकी हूँ और आपको पता है उनमें से एक आपके बेटे के बॉस की पत्नी है। अगर वो नाराज़ हो गई तो आपके बेटे को नौकरी से निकलवा देगी। ये बात सुनते ही कांता जी चौंकाना हो गई और बोली, ठीक है बहू, मैं कर दूंगी, पर पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। दीपाली निर्दयता से बोली, अरे कुछ नहीं होगा आपको, आप काम कीजिए। इतना कहकर वो चली गई। इधर इन सब की खबर दीपाली ने अपनी माँ को हंसते हुए दी और उन्हें भी आने का न्योता दे दिया। मीनाक्षी जी बोली, सही किया, करने दे उस बुढ़िया को काम, और देखना अगर वो इसी तरह काम करती रही तो मैं तो कहती हूँ लक्ष्मी को काम से निकाल देना। अरे इनसे काम लो, कम से कम तुम्हारे पार्लर का खर्चा तो बच जाएगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी फ़ोन पर हंसने लगी। कांता जी काम कर रही थी और बार बार पानी पी रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दीपाली की सभी सहेलियाँ आ गई। दीपाली ने अंदर से ही आवाज़ लगाई, बन गया हो तो बाहर ले आओ। बेचारी कांता जी एक एक करके सारा नाश्ता टेबल पर लगाई तो दीपाली की एक नई सहेली बोली, अरे दीपाली क्यों इतनी बूढ़ी काम वाली को रखी हो, कोई जवान रख लो जो फुर्ती से काम कर सके। ये बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगी। कांता जी अपनी बहू का मुंह देखने लगी। दीपाली बोली, अरे आजकल अच्छी काम वाली मिलती कहाँ हैं, और ये कैसी बातें कर रही हो, ये कोई काम वाली नहीं, मेरी सास है। तो दूसरी हंस कर बोली, तो फिर सास ही बदल लो। इतना कहकर वो सब हंसने लगी। अरे देखो कैसे इसके साथ हाथ कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। अच्छा, साथ में हमारा मनोरंजन भी कर रही है। तो एक सहेली ज़बरदस्ती कांता जी के हाथ पकड़कर उनसे कठपुतली नाच कराने लगी। ये सब देखकर कांता जी की आंखों में आंसू भर आए। उनका आत्मसम्मान आज तार तार हो रहा था और उनकी बहू ऐसा होते देख कर अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी। तभी लक्ष्मी किसी काम से वहाँ से लौट रही थी और उसने यह सब देखा तो उसकी भी आंखें भर आई और उसने खींचकर 2 तमाचे दीपाली की सहेली के गाल पर जड़ दिए और गुस्सा कर बोली, शर्म नहीं आती किसी बूढ़ी औरत का ऐसे अपमान करते हुए? लक्ष्मी तेरी हिम्मत कैसे हुई? कि तभी एक तमाचा दीपाली के गाल पर पड़ा।
माफ़ी चाहूँगी मेम साहब, लेकिन आज तो मैं साहब को सब सच सच बता कर रहूँगी, चाहे फिर मेरी नौकरी रहे या ना रहे। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर ऋषि खड़ा था। अचानक कांता जी हिचकिचाते हुए बोली, बहू, वो ऋषि, वो। दीपाली बोली, मम्मी जी बस कीजिए, अपने बेटे का नाम लेकर मुझे डराना मत। वैसे भी उनके आने का अभी समय नहीं हुआ है। जब तक वे आएंगे तब तक ये सब चली जाएंगी और ये सारे तामझाम मैं समेट दूंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी ऋषि की आवाज़ आई, पर दीपाली, मुझे तो सब पता चल गया, मैं तो सब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अचानक दीपाली ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर ऋषि लाल आंखें लिए खड़ा था। वो बोली, ऋषि, आप अचानक से कैसे आ गए? आपने आने की खबर भी नहीं की। ऋषि बोला, वो तो अच्छा हुआ मैं अचानक आ गया, वरना तुम्हारा असली रूप कैसे देखता। सुबह जब मैं दफ्तर जा रहा था तो माँ की तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी। यही सोचकर मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ली कि तुम अकेली घर पर माँ को कैसे संभालोगी। पर यहाँ तो कुछ और चल रहा है। तभी पीछे से मीनाक्षी देवी, जो कि उसी शहर में रहती थी, अंदर आते हुए बोली, अरे क्या क्या बनाया तुम्हारी सास ने, और किट्टी पार्टी ख़त्म तो नहीं हो गई? दीपाली ने माँ को आंखें दिखाकर ऋषि की तरफ इशारा किया। ऋषि बोला, आइए आइए, आपकी ही कमी थी। मेरे घर संसार में आग लगाने में आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। दीपाली ऋषि से बोली, आप सबके सामने मेरी माँ के से किस तरह बात कर रहे हैं? ऋषि ने जोर का थप्पड़ दीपाली को लगाया और बोला, तुम सबके सामने मेरी माँ को नौकरानी साबित कर सकती हो और मैं तुम्हारी माँ को कुछ कह भी नहीं सकता। ऋषि को गुस्से में देख दीपाली की सारी सहेलियाँ चुपचाप खिसकने लगी। तो खबरदार, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो अभी से अभी अपने पतियों को फ़ोन करके फ़ौरन यहाँ बुलाओ। सभी ने डरते डरते अपने पतियों को फ़ोन मिलाया। तुरंत वह भी आ पहुँचे और ऋषि की बात सुनकर उनको भी बहुत गुस्सा आया और सबके सामने एक एक थप्पड़ अपनी पत्नियों को जड़ दिया और कांता जी से सब ने माफ़ी मांगी। तो ऋषि ने हाथ जोड़कर सभी औरतों से कहा, आप सब से विनती है, आप अपने अपने घर जाइए और अपने घर को संभालिए, दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। सभी औरतें मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। कांता जी ऋषि का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ऋषि रोते हुए अपनी माँ के पैरों में पड़ गया और बोला, माँ, मैं जानता हूँ आपने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, पर इस औरत ने मुझे ये करने पर मजबूर किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मीनाक्षी देवी बोली, वाह समधन जी, पहले बेटे को भड़काती हो और फिर उसे रोकती हो। ऋषि अपनी सास की तरफ लपका और बोला, आप अपना मुंह बंद कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ की उम्र की हैं। अरे अपना घर तो संभाल नहीं सकती, मेरे घर को भी आप बर्बाद कर रही हैं। आप अगर इतनी ही अच्छी होती तो आपका बेटा बहू आपको छोड़कर दूसरे घर में नहीं रहते। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। माँ अपनी बेटी का घर बसाती है और आप हैं कि बस उसे उजाड़ने में लगी रहती हैं। अब मैं समझा, मेरी माँ को उस दिन नींबू के लिए भरी दोपहरी में आप दोनों माँ बेटी ने ही भेजा था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन आपकी बातों को समझ ना सका। दीपाली बोली, तो क्या सिर्फ बैठकर खाएंगी? 2-4 दिन काम कर लेने से आपकी माँ मर नहीं जाएंगी। ऋषि से रहा नहीं गया और उसने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया और बोला, जो औरत दूसरे की माँ का दर्द समझ नहीं सकती है, वो अपनी माँ का दर्द भी एक दिन नहीं समझेगी। ऋषि अपनी सास से बोला, याद रखिएगा, आपकी ये बेटी इतनी स्वार्थी है कि कल को जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी सेवा कभी नहीं करेगी। जो अपनी सास से खाना बनवा सकती है, क्या वो अपनी माँ से नहीं करवाएगी? मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप मेरे घर से जाइए और अगर बेटी के बिना मन ना लगे तो इसे भी ले जाइए, मैं अपनी माँ के साथ रह लूँगा। इतना कहकर ऋषि अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया। मीनाक्षी देवी को ना चाहते हुए भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। 2 दिन बाद लक्ष्मी दोबारा आ गई
उसने घर का सारा काम संभाल लिया, क्योंकि ऋषि ने उसे काम से नहीं निकाला। ऋषि जानता था अगर ऑफिस जाने के बाद अगर कोई उसकी माँ की देखभाल कर सकता है तो वह सब बस लक्ष्मी है। अब ऋषि भी हर समय अपनी माँ के लिए चौकन्ना रहता था। वक्त बीता। एक दिन मीनाक्षी देवी बाथरूम में गिर गई और उनका पैर टूट गया। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा तो मीनाक्षी देवी ने अपनी बेटी को फ़ोन किया कि मैं तो बाथरूम भी नहीं जा पाती हूँ और तुम्हारे पापा से कुछ हो नहीं पाता। बेटा, कुछ रोज़ के लिए तुम माँ के पास चली आओ। दीपाली ने कहा, मम्मी, मैंने आज तक अपने बच्चे की सूसू पोटी साफ नहीं की। वो मेरी सास करती थी, फिर मैं आपकी कैसे कर सकती। बेहतर होगा अपनी बहू को बुला लो या किसी काम वाली को रख लो। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं ये सब करूँगी। मीनाक्षी देवी बोली, हे भगवान, सही कहा था दामाद जी ने, तुम बहुत स्वार्थी हो। अरे अभी तक मैं हूँ जो उनकी माँ के खिलाफ तुम्हारा साथ देती रही थी। जो दूसरे की माँ का दर्द ना समझे उसे अपनी माँ का दर्द कैसे समझ में आएगा। याद रखो, जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। जैसा मैं भुगत रही हूँ, देख लेना कल को तुम्हारी भी बहू आएगी और तुम्हारे साथ भी यही करेगी। इतना कहकर गुस्से में मीनाक्षी देवी ने फ़ोन रख दिया। ऋषि ने सारी बातें सुन ली और बोला, जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और याद रखो, अब तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें सहारा नहीं देगी। शांति से घर में जीना चाहती हो तो अपनी सास का सम्मान करो और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दो, ताकि ये सब तुम्हारे साथ ना हो सके। वो दिन था और आज का दिन। दीपाली ने हिम्मत नहीं की कि कांता जी से ऊंची आवाज़ में बात कर सके। सच कहा है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और जब बेटा लायक होता है तो बहू कितनी भी बुरी हो वो सब संभाल लेता है। जिसे अपनी माँ के दर्द का एहसास होता है वही दूसरे की माँ हो या दूसरी औरत हो, उसके दर्द को भी समझ पाता है।